वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दुनिया भर में इमरान खान की बतौर खिलाड़ी भी मकबूलियत बरकरार है। बेहतरीन खिलाड़ियों से मुतालिक आईसीसी के ट्विटर पोल में इमरान खान पहले नंबर पर आए। 24 घंटे में 5,36,000 से जायद सारिफीन ने पोल में राय का इजहार किया। इमरान खान 47% वोट लेकर आईसीसी पोल में पहले नंबर पर, विराट कोहली 46% वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, पाकिस्तानियों के लिए ये अच्छी खबर है। बेहतरीन खिलाड़ियों से मुतालिक आईसीसी ने ट्विटर पोल एक जारी किया था जिसको पाकिस्तान ने जीत लिया है। इमरान खान की बतौर खिलाड़ी मकबूलियत अभी भी दुनिया भर में बरकरार है और इस सबूत इस ट्विटर पोल में देखने में आया, जहां भारत के विराट कोहली और पाकिस्तान के इमरान खान के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा। आईसीसी के ट्विटर पोल में पूछा गया था कि कौन सा खिलाड़ी सबसे बेहतरीन है अभी भी, और 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मैक लानिंग और इमरान खान शामिल थे। पोल के आखिरी लम्हात में पाकिस्तानी और भारतीय जो ट्विटर के सार्फिन हैं उनके दरमियान भी कांटे का मुकाबला देखने में रहा। दोनों ममालिक के अवाम अपने अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए भरपूर जतन करते दिखाई दिए और आखिर में पाकिस्तान ने यह मुकाबला जीत लिया। इमरान खान 47% वोट हासिल करके पोल में पहले नंबर पर आए। भारत के विराट कोहली 86% वोट हासिल करने के साथ पोल में दूसरे नंबर पर रहे। साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स सिर्फ 6% वोट हासिल कर सके और तीसरे नंबर पर रहे, और इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैक लानिंग सिर्फ 1% वोट हासिल कर सकी। तो अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए ये है कि इमरान खान की मकबूलियत अभी भी दुनिया बतौर खिलाड़ी बरकरार है और आईसीसी का ट्विटर पोल भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने जीत लिया है। बिल्कुल अब्दुल कादिर, आप आगाह कर रहे हैं। दुनिया भर में इमरान खान की बतौर खिलाड़ी भी मकबूलियत बरकरार है। बेहतरीन खिलाड़ियों से मुतालिक आईसीसी के ट्विटर पोल में इमरान खान पहले नंबर पर है। जो पोल है इस वक्त आप देख भी सकते हैं, आगे खिलाड़ियों के नाम भी मौजूद हैं। 24 घंटे में 5,36,000 से जायद सारिफीन ने पोल में अपनी राय का इजहार किया। इमरान खान 47% वोट लेकर आईसीसी पोल में पहले नंबर पर रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है वो ब्रॉडशीट से इशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शफाफियत चाहते हैं। जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मजीद तहकीकात से किसने रोका। अपनी ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि पनामा पेपर्स ने इशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को बेनकाब किया। अब ब्रॉडशीट इसी इशराफिया की करप्शन सामने लाई है। ऐसे इंकशाफात को इंतकामी कार्रवाइयों का नाम देकर खुद को नहीं छुपा सकते। ये तमाम इंकशाफात वही हैं जिनके लिए 24 साल से लड़ रहा हूँ। जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुनने के एनआरओ नहीं मैंने लगा। Nawaz Sharif is a complete lie. We identified hundreds of millions, up to $1 billion. मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा आपकी कौम से वादा है। अशराफिया की करप्शन फिर बेनकाब, मुल्क की दौलत लूटने वालों को देना होगा हिसाब। वजीर आजम का एक बार फिर दो टोक पैगाम। अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा, दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। वजीर आजम ने ट्वीट्स की कि पनामा पेपर्स हमारी अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन बेनकाब कर चुका है। अब ब्रॉडशीट फिर उसी अशराफिया की करप्शन सामने लाया है। अशराफिया ऐसे इंकशाफात को इंतकामी कार्रवाइयों का नाम देकर छुप नहीं सकती। Look at the lies that Nawaz Sharif came up with 2 days ago. It's a complete lie to say the broadsheet court action exonerates the Sharif family because of the events surrounding Avonfield Apartments. It is totally untrue. इमरान खान ने लिखा, ये तमाम वही इंकशाफात हैं जिनके लिए 24 साल से लड़ रहा हूँ। करप्शन को मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ा खतरा समझता हूँ। अशराफिया लूट मार के लिए हुकूमत में आते हैं, करप्शन की कमाई बाहर भेजने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और बाहर पैसे भेजकर समझते हैं पाकिस्तानी कवानीन से बच जाएंगे। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा आपकी कौम से वादा है।
वजीर आजम ने कहा सियासी राब्तों से ये NRO लेते हैं ताकि करप्शन का पैसा महफूज रहे। इससे सबसे ज्यादा नुकसान अवाम को होता है। अवाम का पैसा उनकी लूट मार की नजर हो जाता है, फिर लूट मार का पैसा वापस लाने में टैक्स देने वालों का पैसा भी लगता है। NRO देने से ये सारे पैसे जाया होते हैं। जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुनने के NRO नहीं मैंने लगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि करप्शन के ये इंकिशाफात अभी आगाज हैं। ब्रॉडशीट से अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक शफाफियत चाहते हैं, जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मजीद तहकीकात से किसने रोका। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के लिए सदारत के आखिरी 7 दिन गुजारना इम्तिहान बन गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने की करारदाद मंजूर हो गई। ट्रंप पर कांग्रेस पर हमले के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुतालबा किया गया है कि नायब सदर 25वीं आईनी तरमीम के तहत ट्रंप को ओहदे से हटाकर खुद कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल लें। नायब सदर माइक पेंस ने ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप की हठधर्मी और इंतहा पसंदी का अंजाम, सदारत का आखिरी हफ्ता बन गया इम्तिहान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 223 वोट पड़े, जिसमें 1 वोट ट्रंप की अपनी जमात से भी पड़ा। स्पीकर कांग्रेस नैन्सी पेलोसी ने कहा सदर ट्रंप ने हामियों को बगावत पर उकसाया। वोटिंग से कबल टेक्सास में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा 25वीं तरमीम से कोई खतरा नहीं। The 25th Amendment is of zero risk to me. Be careful what you wish for. नायब अमरीकी सदर माइक पेंस पहले ही सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार कर चुके हैं। माइक पेंस ने स्पीकर कांग्रेस को खत में लिखा अमरीकी सदर को 25वीं आईनी तरमीम से हटाने से गलत रिवायात जन्म लेंगी। ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद के तहत नायब अमरीकी सदर 25वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 4 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सदर ट्रंप को ओहदे से हटा सकते हैं और खुद कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल सकते हैं। मुआवजे की तहरीक लाने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरहम, मुआवजे को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि मुआवजे की तहरीक मुल्क के लिए नुकसानदेह है, उससे की लहर बढ़ेगी, मुल्क में मजीद इंतशार नहीं चाहते। Is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. We want no violence, never violence. We want absolutely no violence. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब ने भी सदर ट्रंप को आउट कर दिया। इश्तियाल अंगेजी के खदशे के पेश नज़र यूट्यूब ने ट्रंप का चैनल 7 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। यूट्यूब के मुताबिक ट्रंप के चैनल पर मौजूद मवाद से तशद्दुद फैलने का खदशा था। ट्रंप चैनल पर 7 दिन तक नया मवाद अपलोड नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वार थम न सके, मोहलिक वायरस मजीद 55 जिंदगियां निकल गया। जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 10,772 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 2,123 नए केस सामने आए। पाल केसेस की तादाद 33,102 है। 2,367 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना का जोर बरकरार, मोहलिक वायरस से मजीद 55 अफराद हुए शिकार। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 10,772 हो गई। 24 घंटे में 39,450 कोरोना टेस्ट में से 2,123 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,102 है। 2,367 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में 2,28,949, पंजाब में 1,46,525, खैबर पख्तूनख्वा में 62,018 और बलूचिस्तान में 18,467 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 39,462, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882 और आज़ाद कश्मीर में 8,521 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है।
FBR की हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। FBR एलामिये के मुताबिक अगस्त में 1 अरब 60 करोड़ डॉलर के मुकाबले दिसंबर में बरामदात 2 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच गईं। दिसंबर में बरामदात में 18% से ज़ायद इजाफा हुआ। फाइनेंस एक्ट के जरिए 1623 टैरिफ लाइन्स पर दरामदी ड्यूटी सिफर कर दी गई। 164 अशिया की इजाफी कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को ख़त्म किया गया। मेक इन पाकिस्तान के तहत 8 शोबों के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक की शरह बढ़ाई गई। FBR ने गुज़िश्ता साल की निस्बत सेल्स टैक्स के 90% से ज़ायद रिफंड्स अदा किए। मुल्क में बढ़ती महंगाई और तवानाई के बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। महंगाई से मुतालिक इजलास आज सपहर 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें चीनी की कीमत में इजाफे समेत अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़रा और सूबों के नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। तवानाई के मामले पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को गैस और बिजली की दस्तयाबी की ताज़ा सूरत-ए-हाल से आगाह किया जाएगा और मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात और पैदावारी सलाहियत का जायजा लिया जाएगा। माविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ब्रेक डाउन से मुतालिक 3 से 4 दिन में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। जो भी जिम्मेदार हुआ उसे सजा दी जाएगी। ब्रेक डाउन से मुतालिक माहिरीन तहकीकात कर रहे हैं। ब्रेक डाउन का जिम्मेदार ज़रूर सामने आ जाएगा। तहकीकात से पहले सामने आने वाली बातें दुरुस्त नहीं हैं। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद ले चलेंगे, जहां पर वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तरफ जहां पे बहुत सारी नौकरियां मीडिया में गईं, दूसरी तरफ आपने देखा कि यूट्यूब चैनल्स की एक भरमार हो गई और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वहां पे एक्चुअली टीवी से ज़्यादा पैसे बनाने शुरू कर दिए। हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को जहन में रखना है। आप देखिए इस वक्त जिधर दुनिया जा रही है, हमें उन ट्रेंड्स को सामने रखना है। हम आंखें बंद करने से तो नहीं बच सकते। बहुत सारे लोग उस वक्त भी मेरे खिलाफ हो गए थे कि आप डिस्करेज कर रहे हैं फॉर्मल मीडिया को और इनफॉर्मल मीडिया को, लेकिन मैंने कहा ये मेरे बस में तो नहीं है। टेक्नोलॉजी आ रही है, एक टेक्नोलॉजी ने ख़त्म होना है, दूसरी टेक्नोलॉजी ने आना है। अभी भी अगर आप गौर करें तो हमारी अपनी ज़िंदगियों में 2016 से लेके अब तक आप देखिए कि कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोटो कॉपियर मशीन्स हमें नज़र आती थी हर जगह और ये एक बिज़नेस था बहुत बड़ा। लोग जाते थे फ़ोटो कॉपी करवाते थे और उसके बाद वो अब आप वो देखिए वो बिज़नेस ख़त्म हो गया। टेलीग्राम, टेलेक्स, फैक्स ख़त्म हो गए हैं। इवन अब आप देखिए टेक्स्ट मैसेजेस ख़त्म हो गए हैं। सो हमें अपने इर्द गिर्द देखना होता है कि कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ें एलिमिनेट हो रही हैं। अब ये जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो सिलसिला शुरू हो रहा है तो आप ये जो हमारे राइट लेफ्ट के ऊपर जो मैकेनिक सारे बैठे हुए हैं, ये 10 साल से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं ये इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। कंबस्शन इंजन जो है वो नीचे चला जाएगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगी। उसके नतीजे में हमारे जो हज़ारों लोग जो कंबस्शन इंजन ठीक कर रहे हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। लिहाजा मैंने NEO को भी कहा है, NIE को, और मैं यूनिवर्सिटी से भी कहूँगा लोगों को ट्रेनिंग शुरू करें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ठीक करने की, सो दैट ये लोग जो कंबस्शन इंजन के ऊपर हैं उनको एक झटका ना लगे। बट एक और भी बात ज़हन में रखिएगा, शायद 15 साल में अगर ये अमेरिका की और चीन की लड़ाई ना होती और हवावे जो है उसकी 5G टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बैन ना होती और शायद अब आ चुकी होती, तो द नेक्स्ट चैलेंज इज़ ड्राइवरलेस कार्स। सिर्फ रावलपिंडी में 60,000 लोग ड्राइविंग से वाबस्ता हैं। अगर हमने फ्यूचर में, और फ्यूचर से मेरी मुराद ये नहीं है कि कुछ 100 साल या 50, ये फ्यूचर से मेरी मुराद है 12-15 साल या शायद 20 साल। अगर आप ड्राइवरलेस कार्स की तरफ चले जाएंगे तो हमारे हज़ारों ड्राइवर्स जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे। सो हमें एक और, लेकिन नई जॉब्स क्या क्रिएट होंगी? पाकिस्तान के अंदर हमें हज़ारों डाटा इंजीनियर्स चाहिए होंगे जो इस्लामाबाद में बैठ के वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, पेरिस की ट्रैफिक को वॉच कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। सो एक नौकरी जाएगी, दूसरी नौकरी पैदा होगी। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर जॉब मार्केट्स को देखें। एंड आई विल इनकरेज यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्यूचर जॉब मार्केट्स के ऊपर जो है वो रखें। मैंने ट्वीट किया कि ये जो डॉक्टर्स के एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ 70-75 हज़ार बच्चों ने डॉक्टरी का एग्ज़ाम जो है वो दिया और उनमें से बड़े थोड़े पास हो सके, बाकियों को गिला ही रहा कि हम पास नहीं हो सके। बट मैंने ये कहा था कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं, बिकॉज जनरली माजरत के साथ डॉक्टर नौशीन हामद से ये आखिरी 10-15 साल हैं डॉक्टर्स के, क्योंकि विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ہمارا جو اسپیشلی جو فزیشین ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا سسٹین کرنا، کیونکہ آپ دیکھیے آئی بی ایم نے واٹسن اپنا ایک ڈاکٹر لانچ کر دیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آپ اس پہ جائیے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں فزیشین کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کی نبض دیکھتا ہے، وہ پوچھتا ہے آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کا دل فنکشن کر رہا ہے یہ. لیکن اگر آپ کمپیوٹر پہ جائیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جائیں گے اور آپ پہلے دن اس کے اندر ڈال رہے ہیں کہ آج میری سچویشن یہ ہے، اور اس کے 10 سال بعد آپ جا کے کمپیوٹر پہ ڈال رہے ہیں تو اس کے پاس آپ کے پہلے دن کا ڈیٹا بھی ہے. تو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ڈاکٹر ہے وہ اس ڈاکٹر سے 1000 گنا زیادہ افیکٹو ہوگا. لہٰذا یہ جو ہمارا جو ڈاکٹری کا شعبہ ہے اس کو 10-15 سال میں ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے. اسی طرح سے اور ہمارے بہت سارے شعبے ہیں جن میں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، نئی ٹیکنالوجیز ہیں، وہ ٹیک اوور کر لیں گی. لیکن دوسری طرف بہت بڑا شعبہ کیا ہوگا دنیا میں؟ ایک بہت بڑا شعبہ آئے گا کہ اگر آپ کو کمپیوٹر سائنس آتی ہے اور آپ کو بایولوجی آتی ہے تو بایو ٹیک دنیا میں ایک بہت بڑی نیا مارکیٹ آپ کو مل رہی ہوگی. آپ اس کے اندر there will be wonders in biotech market. آپ کیا کیا اس سے کر سکتے ہیں. آپ بایولوجی اگر آپ کو آتی ہے. پھر دوسرا میتھمیٹکس، اگر آپ کا میتھس اچھا نہیں ہے تو آپ پروگرامنگ نہیں کر سکتے. لہٰذا میتھس کے اوپر انشاءاللہ اس سال میری کوشش یہ ہے، اگر ہمارے فائنینس اور پلاننگ جو ہے وہ ایگری کرے گی تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی جو سرکاری سکول ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو سکولز ہیں ان کو ہم پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی اسکالرشپ دے سکیں. جو بچے میٹرک میں ٹاپ کریں گے ہر تحصیل میں ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو 10,000 روپیہ مہینہ دیں. جو بچے ایف اے کو ٹاپ کریں گے ان کو ہم 12,000 روپیہ مہینہ دیں، اور جو بچے میتھس میں ٹاپ کریں گے ان کو ہم علیحدہ اسکالرشپ دیں. سو یہ ہمارا تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کوشش میں کر رہا ہوں کہ اس سال ہمیں ملے. اس کے بعد دوسرا ہم 450 سکول اس سال سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس میں کنورٹ کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں اسٹیم سکولز کی ایک پوری نیا جو ایک ڈیٹا ہے، اور سرکاری اسکولوں کو، تاکہ سرکاری اسکولوں کی عزت بڑھے. پروونشل گورنمنٹس اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹس کے تعاون کے ساتھ ہم پاکستان کی جو اسکول ایجوکیشن ہے اس کو ہم بدل سکیں، اس کو ہم ٹیکنالوجی کی طرف لا سکیں، تاکہ ہم ایک پوٹینشیل ہر سال. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نوبل لوریٹس کیوں نہیں پیدا کر پاتے. ہم اس لیے پیدا نہیں کر پاتے، ہمارے اسکول اچھے نہیں ہیں. اگر ہر Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.